नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं बांदा से। सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा का आज महत्वपूर्ण दौरा है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और कालिंजर महोत्सव में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बांदा से। सीएम योगी आदित्यनाथ का बांदा का दौरा है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण आज किया जाएगा। एक विशाल मूर्ति लगाई गई है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप की जीवनी को याद करने के लिए वो प्रतिमा लगाई गई है। महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा पहुंचेंगे। ज्ञानेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। ज्ञानेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बांदा आएंगे और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। अभी क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसा माहौल दिखाई देता है मुख्यमंत्री के आगमन के लिए? देखिए, मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पे लोगों में बड़ा उत्साह है कि बहुत दिनों बाद एक चौराहा था, उस पे महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। तो इसलिए यहाँ के लोगों में बड़ा उत्साह है। हुआ है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है और लगभग बाहरी रास्ताओं को बंद कर दिया है। किसी भी भारी व्यक्ति का अंदर आना शाम 5 बजे तक बिल्कुल रिस्ट्रिकेट कर दिया गया है। जहां तक सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा में एसपी, सीओ और भारी संख्या में कांस्टेबल तैनात हैं। तो ऐसे अगर हम मुख्यमंत्री जी अब से कुछ ही देर बाद बांदा पहुंचेंगे और बांदा पहुंचने के बाद वो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण करें और भी उनके इस बाद वो कालिंजर में कार्यक्रम करेंगे। कालिंजर में कार्यक्रम करने के बाद वो जैसे ही फिर उसके बाद वो लखनऊ निकल जाएंगे। तो जहां तक यहाँ व्यवस्थाओं की बात है तो प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है और किसी भी तरह से कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जी ठीक है ज्ञानेंद्र, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। चीनी उद्योग के 120 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सूबे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि किसान की आय बढ़ाने का काम जारी है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि पिछले साल चीनी का निर्यात 111 लाख रुपए रहा और यूपी में 284 कोल्हू लगे हैं। पहले गन्ना किसान पलायन कर रहे थे, हमने गन्ना किसानों के हित में कई अहम कदम उठाए। आज हम किसानों को पीएम सम्मान निधि भी दे रहे हैं। आज पूरे प्रदेश भर में 121 चीनी मिलों के साथ देश के सबसे अधिक हमारा अन्नदाता किसान जहां सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है, सबसे अधिक चीनी मिलें भी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। सबसे अधिक चीनी उत्पादन का कार्य भी उत्तर प्रदेश में होता है और 2018 के बाद जब भारत सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चीनी उद्योग की उस समय की स्थिति को ध्यान में रख करके इथेनॉल उत्पादन के लिए, शुगर केन से सीधे इथेनॉल बनाने के लिए जब अपनी अनुमति दी, तो आज इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन वाला राज्य भी बन चुका है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्सरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ दौड़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी धुरी हमारा अन्नदाता किसान है। उस किसान के हित को ध्यान में रख करके जब हम कोई कार्यक्रम करेंगे तो वह उद्योग के हित में भी होगा
और साथ साथ शासन की नीतियों को भी प्रभावी ढंग से लागू करने का एक माध्यम भी बनेगा। किसान से इतर हम कुछ भी निर्णय नहीं ले सकते और किसान के हित को दांव में रख करके किसी भी प्रकार का कोई निर्णय भी नहीं लिया जा सकता। जन सरकार ने जो भी निर्णय लिया, चीनी उद्योग ने खास तौर से उसको सिर माथे पर लेकर के अक्षरशः लागू किया। आज उसका परिणाम है कि हमारा अन्नदाता किसान खुशहाल है, तो चीनी मिलें भी प्रदेश के अंदर तेजी के साथ। तो प्रदेश के चीनी उद्योग के 120 वर्ष पूरे होने पर बधाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी और उत्तर प्रदेश के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहा। और इसी के साथ साथ सबसे अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा, उत्तर प्रदेश में चीनी का उत्पादन सबसे ज्यादा किया जा रहा है और किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है। और किसानों के पक्ष में डबल इंजन सरकार ने अच्छे निर्णय भी लिए हैं। तो सरकार नया परिवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। लखनऊ में राजभवन प्रांगण में फल, शाक भाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इसके बाद प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में सदाबहार पत्ती फूल, शोभाकार औषधीय पौधे, अन्य मौसमी फूलों के गमलों में लगी शाक भाजी, गमलों के कलात्मक समूह की प्रतियोगिता, पॉली हाउस में उत्पादित विभिन्न प्रजातियों के पुष्प, गुलाब और ढेलिया आदि के कटे पुष्पों की प्रतियोगिता, बोनसाई पौधों की प्रतियोगिता, व्यक्तिगत और राजकीय आवासों, राजकीय कार्यालय, शिक्षा संस्थाओं, पब्लिक पार्क और प्राचीन और ऐतिहासिक उद्यानों और फोटोग्राफी आदि की प्रजातियों की प्रतियोगिता आयोजित की गई। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस प्रदर्शनी में तरह तरह की शाक भाजी, पुष्प और गमलों में लगाए गए पौधों को दिखाया गया है। राजभवन में पुष्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है और बताया गया है कि कैसे हम अपने घर में भी ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार कई माध्यमों से सहायता कर रही है। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान बड़ी मेहनत करता है। प्रकृति ने एक उर्वरा खेती उनके पास दी है, पर्याप्त जल संसाधन दिए हैं। अगर हम प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के योगदान की चर्चा करें तो जो अक्सर हम देखते हैं कि देश की कुल कृषि भूमि का 11% भूमि होने के बावजूद 20% खाद्यान्न उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश का किसान करता है। देश के अंदर जो बात उत्तर प्रदेश के कृषि किसानों, अन्नदाता किसानों के बारे में फिट बैठती है, वही स्थिति औद्यानिक फसलों के बारे में उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में देखने को मिलती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कृषि जीडीपी में भी हमारे अन्नदाता किसानों का एक बड़ा योगदान है। 25% केवल औद्यानिक फसलों से ही कृषि जीडीपी में योगदान देने वाला कोई किसान है तो उत्तर प्रदेश का किसान है। और इसलिए यह पुष्प प्रदर्शनी हमारे अन्नदाता किसानों को एक नया मंच मिलता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, अपनी मेहनत को एक सर्वोच्च मंच के सामने प्रस्तुत करके प्रदेश और देश के सामने अपनी प्रतिभा को उजागर करने का एक अवसर यह प्रदर्शनी आप सबको। तो पुष्प प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदर्शनी को संबोधित भी किया। जो लोग यहां पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने अलग अलग खेती बाड़ी की है, उस चलिए आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं अगली खबर की। लखनऊ से न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाल गृह के बच्चों की मौत के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। मामले में सहायक अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है। न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था। बाल गृह में 5 दिन में 4 मासूमों की मौत हुई थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं।
हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया भी, सवाल भी कई पूछे कि आखिरकार बच्चियों की मौत किस वजह से हो रही है, किसकी लापरवाही की वजह से हो रही है। और हमने बार बार जब इस खबर को दिखाया तो इस खबर का असर भी हुआ। और बाल गृह में 5 दिन में 4 मासूमों की हुई मौत पर सवाल जब हमने पूछा तो खबर का असर भी हुआ और इसी के साथ साथ निलंबित कर दिया गया। लखनऊ के प्राग नारायण रोड स्थित बाल गृह की 4 बच्चियों मासूमों की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा मच गया। हंगामा कुछ इस तरह मचा कि ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी कहीं सोच रहे थे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। 4 बच्चों को जो है मासूमों को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। धीरे धीरे करके पिछले 5-6 दिनों में 4 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी थी। जिसके बाद शासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। बड़ी कार्रवाई करते हुए सहायक अधीक्षक किशन त्रिपाठी को निलंबित कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही रही, जानकारी समय रहते उन्होंने अधिकारियों को नहीं दी, जिसके चलते इन बच्चों की मौत हुई। हालांकि अभी भी मजिस्ट्रेट जांच चल रही है और चीज़ें सामने आकर बाकी है कि आखिर बच्चों की जान क्यों जा गई। हाँ, इसके अलावा बात करें कुछ और बच्चों की अभी हालत खराब है, तबीयत खराब है, उनको भी उनका इलाज चल रहा, देखरेख चल रहा। साथ ही साथ एक बच्चा है जो अभी सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज सिविल अस्पताल चल रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का कहना है कि अब उस बच्चे की हालत सामान्य हो चुकी है और वो अब दूध ले रहा। जिन बच्चों की मौत हुई उनकी जो है उम्र तकरीबन 1.5 माह से लेकर के 5-5.5 माह के बीच थी जिनकी मौत हुई। हालांकि निमोनिया और सर्दी के कारण की मौत, संक्रमण उनकी मौत का कारण माना जा रहा है, लेकिन सबके बावजूद भी अभी भी कई चीज़ें सामने आना बाकी हैं। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी, निखिल गांव के साथ। बागपत में डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम का ऑर्गेनिक खेती करने के टिप्स बताते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में राम रहीम केचुए से वर्मी कंपोस्ट खाद बताने का तरीका बताते हुए दिखाई दे रहा है। वही खाद से ऑर्गेनिक खेती कर उन्नत फसल उगाने के बारे में बताया जा रहा है। और दरअसल राम रहीम का ये वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ है, जिसमें राम रहीम कह रहा है कि आपको ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए तो उसके लिए खाद जरूरी है। वैसे हर खेती के लिए जो खाद सबसे बढ़िया मानी गई है वो गोबर की खाद है और उससे भी अच्छी वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद बनाई जाती है। तो राम रहीम आपको बता दें पेरोल पर बाहर आए हुआ है और जब से राम रहीम जेल से बाहर आया है एक के बाद एक वीडियो वायरल हो रही है। इससे पहले हनीप्रीत की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें हनीप्रीत बाबा राम रहीम के साथ केक काटते हुए पापा का धन्यवाद कर रही थी। और अब राम रहीम की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें राम रहीम बता रहा है कि कैसे खेती की जाए, ऑर्गेनिक खेती के टिप्स दिए जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट इस खेती के लिए ज्यादा बेहतर है। अगली खबर लखनऊ से आपको बता रहे 10वीं की परीक्षा देते पकड़ा गया 9वीं का छात्र। माल के राजकीय इंटर कॉलेज में पकड़ा गया सॉल्वर। दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देते हुए सॉल्वर पकड़ा गया। हाई स्कूल की परीक्षा देने आया सॉल्वर खुद 9वीं का छात्र बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, माल के राजकीय इंटर कॉलेज में पकड़ा गया एक सॉल्वर जो कि खुद तो 9वीं का छात्र है और 10वीं की छात्र के बिहाफ पर पेपर देने आया था और उसे पकड़ लिया गया है। लखनऊ से बड़ी खबर, 10वीं की परीक्षा देते पकड़ा गया 9वीं का छात्र और ऐसे में ये हेराफेरी करते हुए 2 छात्रों के ऊपर अब कार्रवाई होगी। एक वो जिसने अपनी जगह दूसरे छात्र को बिठाया और एक वो जो दूसरी छात्र की जगह परीक्षा दे रहा था। माल के राजकीय इंटर कॉलेज में पकड़ा गया सॉल्वर और दूसरे छात्र की जगह परीक्षा देते हुए सॉल्वर को पकड़ा गया। खुद 9वीं का छात्र है और 10वीं की परीक्षा दे रहा था। हाई स्कूल की परीक्षा देने आया छात्र खुद 9वीं का छात्र है और 10वीं की परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। अब आगे इस पूरे मामले में जांच होगी, क्या कुछ कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। और अब लखनऊ से अगली खबर आपको बता दें, रेडीमेड कपड़ों की फर्म पर आईटी का छापा। बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी का हुआ खुलासा। फर्म के कागजात को भी सीज किया गया है। रेडीमेड कपड़ों की फर्म पर आईटी का छापा पड़ा है। अभी भी आईटी का छापा जारी रहेगा।
और मुरादाबाद से अगली खबर, कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 12 से 13 कावड़िए घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में 45 से 50 कावड़िए सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि से पहले कावड़िए गंगा जल लेकर के आ रहे हैं, कावड़ लेकर के आ रहे हैं। ऐसे में ये बड़ा हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 45 से 50 कावड़िए जिसमें सवार थे, कुछ कावड़िए घायल हो गए हैं। घायल कावड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बड़ा सड़क हादसा माना जा रहा है। कावड़ियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। करीब रात्रि 9 बजे के आसपास हम कांड क्षेत्र में जो कावड़िए आ रहे हैं और कावड़ियों का मार्ग का निरीक्षण कर रहे थे और वहाँ के भंडारों का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान हमें सूचना मिली कि कांड की तरफ से जब बिजनौर की ओर जाते हैं तो सहसपुर बॉर्डर के आसपास एक कावड़ियों को ले जा रही ट्रॉली पलट गई है और कावड़िए उसके नीचे, ट्रॉली के नीचे दबे हुए हैं। सूचना मिलने पर तुरंत मैं, थाना अध्यक्ष और वहाँ के सीओ साहब, हम तीनों मौके पर पहुँचे और हमारे जो अन्य पुलिसकर्मी थे वो मौके पर पहुँचे। तो हमने एम्बुलेंस को वहाँ पे फ़ोन किया और तुरंत हम सभी ने मिलकर ट्रॉली को खुद उठाया और उठाकर उन घायलों को नीचे से निकाल कर ट्रॉली के नीचे से तुरंत प्राथमिक चिकित्सा केंद्र भेजा। वहाँ जो गंभीर रूप से घायल थे उनको जिला चिकित्सालय भेजा गया। लगभग कितने लोग उसमें घायल? करीब 12 से 13 लोग उसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल करीब 2-3 लोग थे जिनको जिला चिकित्सालय रेफर। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।